नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूत में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ डॉक्टर समर राही हैं। डॉक्टर समर राही का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लार्ज एनिमल प्रैक्टिस में काम किया है और बड़े लंबे समय से किसानों से और पशुपालकों से उनकी समस्याओं को दूर करने में जुड़े रहे हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर। तो हम ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिस तरह से ठंड आ रही है और आप देख रहे होंगे कि इस समय नए तरह की दिक्कतें किसान हमारे पशुपालक भाई फेस करते हैं। तो सबसे पहले कि ठंड से बचाव के लिए क्या जो ये राशन देते हैं वो क्या दें, किस तरह का अपने पशुओं को खिलाएं, इस बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से लगता था कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम लोग एक सिंपल मोबाइल से लेके हाई फाई एंड्रॉयड मोबाइल तक पहुंच गए, तो ये चीज़ एहसास होती थी कहीं ना कहीं वेटरनरी उस चीज़ में काफ़ी पीछे रह गई। तो लगता था कि क्यों लोगों में जो है जागरूकता नहीं है। मतलब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। मैं फील्ड में जब जाता था, लोगों से मिलता था, तो प्रोलैप्स के केस अक्सर फील्ड में आपने जिसमें बच्चेदानी काफ़ी जो है मिलते थे। और जब हम उनसे जानते थे, पूछते थे कि आपने जो है अपने जानवर को क्या खिला रहे हैं, तो वो बताते थे कि हमें पड़ोसी ने बताया कि इसको जो है खाना खिलाना आप कम कर दें। हाँ बिल्कुल, है ना। किसान को हमेशा गांव में बताया जाता है कि आप कम कर दो खिलाना, कम कर दें। तो ऐसा लगता था ये उल्टा क्यों बता रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। थनैला होता था, हम कहते थे भाई आपने क्या किया, तो वो बताते थे कि गर्म पानी से हमने जो है थनैले की सिकाई कर दी, जबकि ऑलरेडी बड़ा इन्फ्लेम्ड है वहां पर, लाल हो रहा है और वहां पे गर्म पानी से सिकाई कर दी। तो ये चीजें हमें महसूस होती थी कि जो चीज होनी चाहिए जागरूकता जिस लेवल की, वो वेटनरी कहीं ना कहीं काफी पीछे छूट गई थी। हाँ, गलत प्रैक्टिसेस, गलत सलाह, ये जो है फील्ड में बहुत। तो आप जैसे लोगों को इसलिए मैं जो है सर धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा आपका जो है सर काम है कि लोग जागरूक कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा सर्दी के बारे में, तो थोड़ा सा मैं पीछे जाकर के समझाना चाहूँगा कि सर्दी का एक्चुअल में जानवर पे क्या असर पड़ता है। देखिए, दो तरीके के जानवर होते हैं। एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल और एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है, अगर आप उसको गर्मी में रख दें तो उसका टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के लिए किसी स्टील को धूप में रखते हैं, वो इतनी गर्म हो जाती है कि हम उसको छू नहीं पाते। बिल्कुल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी उसी तरीके से करते हैं। उनमें कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन नहीं है। ऐसे ही जब आप उस कोल्ड ब्लडेड एनिमल को सर्दी में रख देते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है नीचे गिरता चला जाता है। लेकिन हम लोग हो गए, हमारे पशु गाय भैंस हो गई, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप उसको बहुत धूप में रख देते हैं, उसको गर्मी लगती है, तो वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता। पसीना आएगा और पसीने के साथ उसका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप उसको सर्दी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ठंड में उसके अंदर कपकपी आती है और कपकपी आने से जो उसका टेम्परेचर नीचे गिरना चाहिए था, वो टेम्परेचर उसका नीचे नहीं गिरता। वो मतलब शिवरिंग होती है, उसमें कपकपी आती है और कपकपी आने से उसका जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन इस कपकपी की एक कॉस्ट है। जैसे हर प्रकार हर चीज की कीमत होती है, तो ये जो कपकपी आई इसकी एक कीमत है। वो कीमत क्या है, वो चुकानी पड़ती है कैल्शियम को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही सर्दी में पशु होता है हमारा आता है, तो जब उसको कपकपी आती है, तो जितनी कपकपी आएगी उतनी ही उसकी कैल्शियम जो है वेस्ट जाएगी। क्योंकि जो हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं, ऑलरेडी वो एनिमल लैक्टेशन है, दूध दे रहा है, या प्रेग्नेंट है, लेट प्रेग्नेंट है, तो कैल्शियम का लोड पहले से बॉडी पे है। तो उसको जितनी कपकपी आएगी उतनी उसकी कैल्शियम जो है वेस्ट होगी, क्योंकि कैल्शियम का काम है मसल्स को सिकोड़ना। ठीक है। तो सर्दियों में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है कैल्शियम की। जो भी कमियां होंगी या ज़्यादातर जो बीमारी होंगी, कहीं ना कहीं वो कैल्शियम की कमी से जुड़ी हुई होंगी। एक बड़ा मेजर फैक्टर है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और ये चीज़ इसको एनहांस कर देता है जब वो ताजी ब्याई हुई होती है या प्रेग्नेंट होती है। ये समस्या बहुत। हाँ, तो इस सर्दियों में जो है हमें मिल्क फीवर के केस जो है वो काफी देखने को मिलते हैं। और ये जरूरी नहीं कि मिल्क फीवर के ही केस मिले, कई बार कैल्शियम की कमी से वो एनोरेक्सिया में भी जा सकता है। मतलब सब क्लिनिकल है, एक्यूट भी नहीं है कि बिल्कुल जानवर गिर जाए, बिल्कुल, लेकिन वो बीमार है, उसने खाना खाना छोड़ दिया,
तो लोग इलाज करते हैं, कई बार जो है अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स के शरीर में जाती है, और वो एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं दूध में आती है और वो हमारे शरीर में जाती है। तो मतलब पहली की लर्निंग है आज की उसकी कि भाई जब ठंड है तो उसमें हमें कैल्शियम का बड़ा ध्यान रखना है। हाँ। अपने एनिमल के कैल्शियम लेवल का हमें मेंटेन रखने के लिए वो आप उसको डाइट से दें और बाकी उसका रख रखाव ऐसा रखें बिल्कुल। कि वो ठंड से बचा रहे। और एक चीज़ और मैंने देखी है आजकल, बहुत फार्मर ऐसा करते हैं कि वो चूना लेते हैं, चूने को पानी में लेके नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं कैल्शियम बनाने के। तो उसमें एक थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, आप उसको कैल्शियम कितना भी देते रहें, लेकिन कैल्शियम शरीर के अंदर तो जाएगी, इंटेस्टाइन में तो जाएगी। अगर आपने उसको फास्फोरस नहीं दिया, आपने उसको विटामिन डी नहीं दिया, तो कैल्शियम आंतों से जो खून के अंदर एंटर करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड में वो होगा नहीं। और दूसरा वैसे भी जो ये सस्ते सोर्स हैं, लाइमस्टोन है, खड़िया, ये सब एब्जॉर्ब इनका बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है। बिल्कुल है। तो सिर्फ आप ये सोचें कि हम तो कैल्शियम दे रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, कैल्शियम तो शरीर में जा रहा है, तो कैल्शियम के साथ साथ आपको फास्फोरस भी देना पड़ेगा। और फास्फोरस और कैल्शियम हमेशा 2:1 में रहते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन डी। बिल्कुल। ये भी एक तरीके से जैसे सामान ले जाने, विटामिन डी के बिना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। तो कैल्शियम की तरफ सब लोग ध्यान देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अपने पशुपालक भाइयों को भी बताना चाहूँगा। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है धूप। तो आप पहले तो अपने पशु को जो है सर्दियों से बचाने के लिए जो घर है कोशिश करें कि हवा अंदर ना आ पाए, टेम्परेचर अंदर का मेंटेन रहे। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर उसको रखें, क्योंकि जब वो धूप में रहेगा तो हमारी स्किन पशुओं की ऐसी होती है कि विटामिन डी अपने आप सनलाइट से बना लेती है, तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। फिर जब आप उसको कैल्शियम देंगे तो वो अब्जॉर्ब होगी। तो एक तो ये हमारा हो गया मिल्क फीवर। दूसरा, अगर ठंड लग गई तो निमोनिया होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। बहुत सारे लोग इस समय जो है कंफ्यूज होते हैं कि गलघोटू हो गया, ये सरसर हो गया, और चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के माइंड में यह है कि हल्का सा भी उसको कुछ आवाज़ आई कि ये गलघोटू हो गया। हाँ, गलघोटू बड़ा किसान उससे अलर्ट रहता है। लेकिन ये जो इस समय वायरल या बैक्टीरियल निमोनिया है जी, उसकी उतनी वो समझ नहीं होती है। क्योंकि गलघोटू हमारे पास लोग आते हैं कि गलघोटू हो गया, तो हम उनको ये समझाते हैं गलघोटू होने के लिए एक तो नमी का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा हाई टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। अगर बाहर एनवायरनमेंट में गर्मी नहीं है और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, एब्रप्ट वेदर चेंज जहां पर होता है उसी समय पे ज्यादा पाश्चुरिल्ला का वो बिल्कुल देखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो इस समय निमोनिया के केस आते हैं, जाहिर सी बात है शुरुआत में सभी बैक्टीरियल नहीं होते होंगे, बिल्कुल कई बार वायरल होता होगा कि डिस्चार्ज वाटरी है या ये है। जी। तो इसको किसान कैसे पहचाने, उसको क्या इनिशियली दिक्कत दिखाई देती है? देखिए, पहला लक्षण तो जैसे इंसानों में आता है, नाक से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, हल्की खांसी भी आनी शुरू हो जाएगी। आप टेम्परेचर देखेंगे तो उसको टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर, उसको जो है हाई टेम्परेचर भी होगा। सबसे पहला आप ये काम करें, जिस पशु में भी आपको ये लक्षण दिखते हैं और पशुओं से उसको बिल्कुल अलग कर दें, क्योंकि ये वायरल या बैक्टीरियल जो भी हो सकता है, ये एयरबॉर्न होता है, हवा से ये जो है दूसरे पशु में जो है जा सकता है। तो पहला काम तो ये करें कि उस जिस पशु में भी ये लक्षण दिखते हैं उस पशु को और पशुओं से सेग्रीगेट कर दिया जाए, टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। और जितना, और डॉक्टर साहब जैसे मैं देखता हूँ, अभी देखिए अभी हम लोग बैठे थे तो वो पानी लाए पीने के लिए, तो गर्म पानी हम लोग लाइक कर दें, लेकिन आज भी अभी कई बगैर जगह देखा जाता है कि रात का वो पड़ा हुआ पानी है और डिले किया, बिल्कुल उसको पिला दिया। हाँ, उसके ऊपर जो है जैसे हम तो स्वेटर पहन लिया, उसके ऊपर जैकेट भी पहन ली, और पशु को जो है हमने इसी तरीके से जो है छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं उस पशु को झोल से या किसी भी चीज से बोरी वगैरह डाल के, फ्रेश वाटर हो, कोशिश करें जितना ज्यादा नॉर्मल से नॉर्मल हो सके तो वो उसको जो है पिलाया जाए। तो उस लेवल पे तो किया जाता है, इसको लाइटली ना लें। बहुत सारे पशुपालक के चलो आज तो खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, कल ठीक हो जाएगा, ये बहुत सीवियर मतलब इसमें नुकसान हो सकता है। हाँ, बहुत, और बहुत सीवियर केस हुए तो डेथ भी हो सकती है। और इसमें बिल्कुल फील्ड में हम ये नहीं समझ सकते कि ये माइकोप्लाज्मल है, वायरल है, बैक्टीरियल है, इनिशियली सिम्टम्स से आपको नहीं पता चलेगा। तो अगर निमोनिया जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप उसको अपना इनिशियली देख सकते हैं, अपना देसी उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप नजदीकी जो है अपने चिकित्सक की सलाह लें। पशुपालक ऐसा भी करते हैं, हर जगह तो शायद ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा धुआं कर देते हैं, उसमें कुछ अपना जड़ी बूटी या कपूर वगैरह डालते हैं। हो सकता है वो जड़ी बूटी तो फायदा दे, लेकिन जिस तरीके से आप दे रहे हैं वो धुआं जो है फायदा कम देगा, लेकिन इवन हमने एचएस में देखा जब गलघोटू होता है तो वहां भी धुआं कर रखा है, उसका दम घुट रहा है और वहां पर
हाँ। आप उसको धुआं कर रहे हैं। उसको आवश्यकता थी ऑक्सीजन की और हमने उसको जो है धुआं दे दिया। क्योंकि जब हम ह्यूमन में देखते हैं हम लोग भाप लेते हैं, भाप स्टीम लेते हैं, न कि हम लोग धुएं का सहारा लेते हैं। एक्चुअली इसमें हमें जरूरत होती है नेबुलाइजर की। हाँ हमें नेबुलाइजर की आवश्यकता होती है, तो लोग जो है नेबुलाइजर ना देके उसको जो है धुआं दे देते हैं। हाँ, तो वैसे किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वो गर्म पानी खौलते में हाँ। यूकेलिप्टस की पत्तियां जी जी, या कपूर वगैरह डाल के उसकी भाप दें तो वो फायदेमंद। वो फायदेमंद देगी। नेबुलाइजर भी दे सकते हैं। और दूसरा है पौष्टिक आहार दें। पौष्टिक आहार, हाँ, सर्दी ये जरूरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि हम जब उसको अंदर से अच्छा आहार दे रहे होंगे बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि उसको ठंड लगने के चांसेस कम होंगे। तो क्या करें आहार में, हम लोग क्या कर सकते हैं? आहार के लिए जो है आप अनाज लें, जैसे मक्का ले लें, बाजरा ले लें, जौ ले लें, हाँ, इसमें जई ले, मक्का जो भी अवेलेबल हो, जो भी क्षेत्र के हिसाब से जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल हो, तो इनमें से जो है आप कुछ भी ले सकते हैं। ये आप मिलाएंगे 40%, यानी कि अगर आप 100 केजी अपना जो है दाना आहार बना रहे हैं तो उसमें 40 केजी जो है आप मक्का, जौ, बाजरा, जई इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है खल। आपको सरसों की खल मिल जाए, ठीक है, बिनौले की खल मिल जाए, जो भी अवेलेबल हो, उसको जो है 20% रखेंगे, यानी कि 100 किलो में। हाँ, ठंड है तो इस समय खल देना बहुत बेनिफिशियल होगा, प्रोटीन का सोर्स होगा। प्रोटीन का सोर्स है। फिर उसके बाद आप राइस पॉलिश, व्हीट ब्रांड, जो राइस पॉलिश, व्हीट ब्रांड, बाकी आप जो हिस्सा है वो इससे पूरा करेंगे। 3% बचता है। इस 3% में आप जो है नमक मिलाएं। 1% जो है आप नमक मिलाएं और 2% जो है मिनरल मिक्सचर। अगर चिलेटेड मिनरल मिक्सचर होगा तो वो और ज्यादा बेटर रहेगा, अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ। तो ये कुल मिला के हमारा 100 केजी इस हिसाब से बन जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं एंटी फंगल, एंटी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो लगभग जो है 1 कुंटल में 250 ग्राम जो है, जो जैसा कंपनी का रिकमेंडेशन आता है उस तरीके से आप उसमें जो है मिला सकते हैं। टॉक्सिन बाइंडर का भी यूज आप जब फीड बनवाएं तो उसमें करें, क्योंकि वेदर ऐसा होता है कि कई बार वो जो जमने वाली प्रवृत्ति हो सकती है कि आप फीड लेके आए तो नीचे के जो कट्टे हैं हाँ। वो मॉइस्चर की वजह से जमने लगे। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत अच्छे बढ़िया दूध देने वाले जानवर है तो उन्हें फीड ज्यादा खिलाना पड़ेगा, बिल्कुल, तो वहाँ कई बार ये देखा जाता है कि एसिडोसिस की समस्या हो गई, हाँ, और उसकी वजह से फिर फैट भी गिर गया, प्रोडक्शन भी गिर गया, जानवर नंगड़ाने भी लगा। बिल्कुल। तो क्या फीड में कुछ सुधार ऐसा भी होना चाहिए? फीड में तो सुधार होना चाहिए। पीएच देखिए, जो रूमिनेंट्स होते हैं इनके रूमन का सारा जो डिसाइड करता है हर चीज़, वो इसके जो है पीएच पे डिपेंड करता है। हम तो इस तरह के केस में जो हमारे पास तो जनरली लोग आते हैं, मैं तो एक रिकमेंड करता हूँ, उसमें 250 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम मीठा सोडा, नॉर्मल जो खाने में छोले वगैरह उबालने में पहले डलता है, तो 50 ग्राम जो है मीठा सोडा, 50 ग्राम काला नमक, और लगभग 10 ग्राम के करीब अजवाइन, और 5 ग्राम हींग। अच्छा, हाँ, ये सारी चीज़ें तेल में मिक्स करके और उसको जो है हम पिलाते हैं। इसमें हर चीज़ का रोल है। जैसे आप सरसों का जो तेल पिलाएंगे, ये एक तो सर्दियों के हिसाब से बहुत एनर्जी देगा, क्योंकि एनर्जी में अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, और प्रोटीन है वो मसल्स बिल्डिंग का काम करती है, और ऑयल जो होता है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट है ये, हाँ, ये लगभग 2.5 गुना जो है 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। और ये जो काला नमक, ठंड में सरसों का तेल हम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको पिला रहे हैं, ओरली दे रहे हैं, तो हमेशा ये खतरा बना रहता है कि कहीं ड्रेंचिंग निमोनिया ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो संभाल कर पिलाएं, ऐसा ना हो कि सांस की नली में चला जाए। तो इस तरह की काफ़ी केस आता है। या कोई भी आप मेडिसिन दिलवा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, ड्रेंचिंग निमोनिया होने का चांस बना रहता है, तो उस चीज़ से बचें। तेल वगैरह पिलाने से काफ़ी एनर्जी भी मिलेगी, और बाकी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पेट के पीएच को मेंटेन करेंगी। काला नमक है, सोडा जो है, ये सोडा जो होता है ये क्षार होता है, एल्कलाइन होता है, तो अंदर जो एसिडोसिस हुई है उसको जो है ये कंट्रोल करेगा। हींग, काला नमक जो है गैस को बाहर निकालने का काम करता है। तो ओवरऑल ये जो एसिडोसिस वगैरह हो रही है उससे आराम मिलेगा। हाँ, हल्का फुल्का किसी जानवर को अगर वैसे भी एनोरेक्सिया हो रहा है तो एक बार आप ये चीज दे करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा इससे जो है रिजल्ट। इंडिविजुअल एनिमल आपका अगर कोई ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने एक अपना फार्मूला बताया कि आप घर में रही जो चीजें हैं, आप सरसों का तेल ले लें और खाने वाला सोडा ले लें, मीठा सोडा और अजवाइन, काला नमक, हींग, ये सब मिलाकर अपने पशु को दे सकते हैं।
और एक बात इसमें ये भी थी कि जो एक फीड बनाना है आपको, तो लगभग 40 किलो आप अनाज ले रहे हैं। उसमें मक्का, गेहूं, जौ जो भी मिल जाए आपको अपने एरिया में, खल है बिनौले की और सरसों की खल की बात हुई। साथ ही साथ अब जो 40% बच रहा है, 60% ये हो गया, तो उसमें आप राइस पॉलिश और राइस पॉलिश, गेहूं का चोकर, खल तो हो गया हाँ, 20%, खल हो गया, हाँ, चोकर। तो उससे आप बाकी हिस्सा को फिल कर लें। और इसमें नमक, मिनरल मिक्सचर और बफर के तौर पे आप चाहें तो खाने वाला सोडा भी डालें, और साथ ही साथ टॉक्सिन बाइंडर, हाँ। ये सब चीजें भी मिलाकर एक बड़ा संतुलित आहार बना लें। और इस बात को जरूर ध्यान रखें कि इस समय खल का बड़ा रोल है आपके इलाके में। जो भी खल होती हो, बिनौले की खल होती हो, सरसों की हो, अलसी हो, वो अपने जानवर की डाइट में ऐड करें। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी से हमारे किसान भाइयों को फायदा जरूर होगा। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है आगे भी हम आपके थ्रू बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी जानकारी का फायदा लेते रहेंगे। जी जी, तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।